हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 20 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है आज। चलिए कल बात करें, कल की पहले वन लाइनर का रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी पीएम मोदी ने ओडिशा में जाकर के पीएम सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया हुआ है। इसके लिए टोटल बजट रखा गया है 55,825 करोड़ रुपए और इसके तहत महिलाओं को अगले 5 सालों में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। टाइम मैगजीन की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की लिस्ट में भारत में मुख्यालय वाली कंपनियों में भारत में टॉप पर रही HCL टेक। और अभी अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का जो है, इसे एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर साइट घोषित किया गया है टाइम ट्रेवल्स की लिस्ट में। और अभी हाल ही में मनु भाकर को, जो कि ओलंपियन है, इस बार 2 मेडल जीती थी ओलंपिक में, बंदरगाह मंत्रालय की ये ब्रांड एम्बेसडर होंगी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA का आयोजन किया गया चेन्नई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि जी के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका नाम है श्री राम इन तमिलगम, और इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर DK हरि और DK हेमा ने। इसके अलावा सलीमा इम्तियाज को ICC अंपायर के रूप में नामांकित होने वाली ये पहली महिला पाकिस्तानी बन गई हैं। जिम्बाब्वे में दोस्तों भीषण सूखे के चलते भुखमरी दूर करने के लिए 200 हाथियों को मारा जाएगा। इसके अलावा चौथा दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, इसमें भारत ने जीते हैं 48 मेडल और रहा भारत टॉप पर। भारत ने टॉप किया है मेडल टैली में। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए अभी एक राष्ट्र एक चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी मिल गई है कैबिनेट को। और त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन 1 मिनट में। अब हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप पर जाकर के आपने अगर कल की PDF और कल की क्विज नहीं प्राप्त करी है, उसको जाइए, बिल्कुल फ्री में आपको क्विज, फ्री में PDF आपको मिलेगी। रोजाना के रोजाना आप PDF, क्विज, मंथली वीडियो, ये सब को प्राप्त कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर। हमारे पेड वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या BAS स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों, भारत सरकार ने कहा है कि 2028 में वो पहला मॉड्यूल लॉन्च कर देगा BAS का, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का। ये अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। कल मैंने इस पर एक डिटेल से वीडियो दी हुई है और आप में से जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल की वीडियो जरूर देखना। BAS पर मैंने वीडियो तो दी है, लेकिन उसमें मैंने इसरो के सभी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को टच किया है। इसरो के स्पेस जितने भी प्रोग्राम हैं उनको टच किया है और इसरो के स्पेस प्रोग्राम पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो कल की वीडियो जो इस पर आई है उसको जरूर जाकर के देखिए। अंतरिक्ष का राजा करके मैंने बनाई हुई है वीडियो, है ना। उसमें हमने बात किया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है यह स्थापित किया जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन है क्या? अंतरिक्ष स्टेशन बेसिकली एक समझ लो कि पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगाता हुआ एक अपना ठहराव, एक स्टेशन हो, जहां पर जाकर के साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट वो रिसर्च कर सकें, अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकें। बार बार रॉकेट से भेजा जाएगा उनको तो 2 दिन 4 दिन के लिए जाएंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा फ्यूल, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा धनराशि और बहुत ज्यादा इक्विपमेंट खर्च हो जाता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा समय चला जाता है। लेकिन अगर अंतरिक्ष में कोई एक ऐसा घूमता फिरता चलता फिरता एक अपना स्टेशन बना दिया जाए जहां पर वो वहां पर रहे और एस्ट्रोनॉट जाएं तो वहां कुछ दिन रुक सकें और अच्छा खासा वहां पर रिसर्च कर सकें। जैसे आप अभी के टाइम पर देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां पर सुनीता विलियम्स गई हुई हैं, है ना। तो वहां पर वो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट वहां हैं। तो अंतरिक्ष स्टेशन जो इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन है उसे तो 1998 में लॉन्च किया गया था। अब इसको तो 5 देशों की एजेंसीज ने मिलकर के लॉन्च किया था, है ना। लेकिन अब इतना बड़ा तो भारत बना नहीं पाएगा अकेले भाई, जिसको 5 देश मिलकर के लॉन्च किए थे। इतनी क्षमता वाली भारत अकेले तो लॉन्च नहीं कर सकता। भारत जो लॉन्च करेगा वो 20 टन वजन का होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, ज्यादा भारी भरकम नहीं होगा, लेकिन हाँ होगा अपना, है ना। तो ये इसका पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च करने की घोषणा की गई। और भी बहुत सारी घोषणाएं की गई, अभी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई, बजट अनाउंस किया गया। जैसे इसके लिए बजट रखा गया है 20,193 करोड़ रुपए का, 20,000 करोड़, ठीक है।
20 टन का वजन होगा, 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में इसे निचली कक्षा में छोड़ा जाएगा, मतलब उसी ऑर्बिट में जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रयान 4 को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा शुक्र मिशन जो है उसको भी मंजूरी मिल गई है। शुक्र ऑर्बिट मिशन या कहे वीनस ऑर्बिट मिशन, जिसे VOM कहा जाता है, इसको जो मंजूरी मिली है ये भी 2028 में ही लॉन्च करने की बात की गई है। अच्छा, इस सबको मैंने बताया हुआ है कल की वीडियो में, आप जरूर देखना। और ये गगनयान कार्यक्रम जो अगले साल लॉन्च होने वाला है उसी को एक्सटेंड के रूप में देखा जा रहा है कि उसी का अपग्रेडेड सिस्टम होगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन। क्यों? क्योंकि गगनयान कार्यक्रम के तहत ही तो हम लोग पहली बार मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने जा रहे हैं। पहली बार मनुष्य जाएंगे, उसके बाद आगे चल करके वहां घर बना लेंगे। ठीक है, आगे बाकी इसरो के बारे में बेसिक चीज तो जानते ही हो, कमेंट बॉक्स में लिख डालो। अगला क्वेश्चन, 18 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया? तो अभी हाल ही में NPS वात्सल्य शुरू किया है दोस्तों अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला ताई ने कहा कि भाई वयस्कों से तो पूरा वसूल ही रहे हैं अच्छे तरीके है, हर प्रकार से बच्चों से भी शुरू किया जाए। तो यहाँ बच्चों से वसूलने के लिए पैसा NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है। कहने को तो ये वात्सल्य योजना बच्चों के लिए है, लेकिन इसको आप समझिए, योजना को समझिए। देखिए, इस स्कीम के तहत क्या होगा कि माता पिता से कहा जाएगा कि देखो आपको भविष्य, आपके अपने बच्चे के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बच्चे आपके बड़े हुए कल को उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनके पास पैसा नहीं रहेगा खर्च वर्च के लिए, तो वो क्या करेंगे बताओ? तो इसके लिए क्या करना होगा? तो फिर इसके लिए पेरेंट्स को 1-1 हजार रुपए देने होंगे बच्चों के नाम पर, SIP टाइप का, या फिर बच्चों के नाम पर वो जमा करते रहें। इसके बाद जब बच्चे मेच्योर हो जाएंगे, जब 18 साल के हो जाएंगे या उनके आसपास पहुंचेंगे, तब ये अपनी पॉकेट मनी के लिए अपना खर्च निकाल पाएंगे वहां से। हो सकता है चाहे अगर वो चाहे 18 वर्ष के होने के बाद एक साथ निकाल लें, चाहे हो सकता है धीरे धीरे करके निकालें, लेकिन इस योजना के तहत माता पिता जमा करेंगे और उसका वो मेच्योरिटी अमाउंट वो होगा, और इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा देने की बात कर रहे हैं इसके तहत। ठीक है ना, कंपाउंडिंग वगैरह की तरह इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही है NPS वात्सल्य योजना। ठीक है जी, चलिए, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसे शुरू किया हुआ है। अगला, सितंबर 2024 में किस देश की सरकार ने सेना के अधिकारियों को 60 दिनों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की हैं? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ क्या है कि यहाँ पर सेना के अधिकारियों को 60 दिनों के लिए कहा गया कि भैया मजिस्ट्रेट लेवल की शक्तियां दे दी जा रही हैं। मजिस्ट्रेट लेवल की शक्तियां जब मिल गई सेना को, तो इससे क्या हुआ? इससे होता यह है कि भाई हमसे अब संभाली नहीं जा रही जनता, जनता बहुत ज्यादा अशांति फैला रही है, सेना को दे दो पावर। जब सेना के हाथ में पावर चली जाती है ना, तो सेना को क्योंकि छूट होती है भाई गोली चलाने की, उनको गोली गिनना नहीं है। पुलिस के लिए तो बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, तो इसलिए सेना से डरती है जनता। तो जहां पर सेना का एक जवान खड़ा हो जाता है तो वहां पर भीड़ अपने आप शांत हो जाती है। तो ऐसी अशांतियों से बचने के लिए इन्होंने आर्मी को दे दी है 60 दिनों के लिए जिम्मेदारी कि लो भैया, कार्यकारी मजिस्ट्रेट पावर है आर्मी के पास। जो काम मजिस्ट्रेट किया करता था वो अब उनकी निगरानी अपराधों वगैरह की अब आपके हाथों में होगी। ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 60 दिनों में शांति व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी, मतलब पूरा शांत हो जाएगा वहां पर। फिलहाल प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अभी अंतरिम सरकार वहां पर चल रही है। शेख हसीना जी असाइलम पर भारत में है, वहां से वो इस्तीफा देकर के इनको आना पड़ा था। पड़ोसी देश ये बांग्लादेश की बात चल रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात, अर्जुन बैच का आज लास्ट डेट है एडमिशन का। आज रात 12 बजे के बाद इसमें एडमिशन्स ऑफ हो जाएंगे। ऑफ मतलब कि आप एडमिशन तो ले पाओगे लेकिन फिर 800 रुपए के ऊपर ले पाओगे। अभी आज के लिए 399 में अंतिम मौका है आपको एडमिशन पाने का, तो आप 399 में अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट पर यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं और पढ़ाई जाएंगी डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का। RRB NTPC दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कंपटीशन इसमें होगा। तो आप अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा MJT50। ध्यान रहे, MJT50 कूपन कोड यूज करोगे तभी ये बैच मिलेगा आपको 399 में। कहां पर मिलेगा? MJT ऐप पर मिलेगा। जाइएगा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, लॉगिन वगैरह कीजिए, फिर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइए, वहां से रेलवे एग्जाम्स में जाना, और रेलवे एग्जाम में जाने के बाद NTPC अर्जुन बैच चुनना। डेमो वगैरह भी अवेलेबल है, डेमो देख लेना, पसंद आए तो आप बाय नाउ पर जाना और वहां पर MJT50 कूपन कोड यूज करना, और उसके बाद आप पेमेंट करके अनलॉक कर पाओगे अपना कोर्स। अगला, भारत के LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई?
तो एलसीए तेजस, एलसीए क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अपना खुद का हमने बनाया है इंडिजीनियस रूप से तेजस एयरक्राफ्ट, भारत का स्वयं का ये स्वदेशी लड़ाकू विमान है। हालांकि इसमें अभी भी कुछ इक्विपमेंट अमेरिका से यूज किए गए हैं, कुछ मशीनरी, लेकिन फिर भी भारत में बनाया गया है। और एलसीए तेजस फाइटर प्लेन जो है इसको उड़ाने वाली मोहना सिंह बन गई हैं पहली महिला फाइटर पायलट। आपने सुना कई नाम इससे पहले, जैसे कि स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी का नाम सुना है, भावना कांत का नाम सुना है। ये सब फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला थी। लेकिन ये लोग सुखोई उड़ाती हैं, सुखोई 30 MKI। यहाँ पर एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला मोहना सिंह है। ये तीनों का नाम वैसे आपको याद रखना है, ठीक है। और तीनों एक ही साथ अभी इस टाइम पर हैं। तमिलनाडु और राजस्थान में तरंग शक्ति अभ्यास चल रहा है। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है कि तरंग शक्ति भारत का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज हो रहा है और एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे देश हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना इसका ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तमिलनाडु और राजस्थान में। तो मोहना सिंह ये एलिट 18 का ये स्क्वाड्रन का ये हिस्सा है। सितंबर 2024 में जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जफर हसन, तो जफर हसन साथियों ये जॉर्डन के बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। जॉर्डन के जो वहां पर जो राजा हैं, जो कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला द्वितीय हैं, इन्होंने इनको नियुक्त किया हुआ है प्रधानमंत्री। ये इससे पहले चीफ ऑफ स्टाफ और पूर्व योजना मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। अब बिसर खासवाने की जगह पर आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अगर जॉर्डन की बात करें तो इसकी मुद्रा होती है दोस्तों जॉर्डनियर दिनार, और इसकी राजधानी होती है अम्मान। अगर मैप में देखना चाहोगे तो यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, यहाँ से पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरबिया वगैरह क्रॉस करते आओगे तो इजराइल के जस्ट पहले मिल जाएगा आपको जॉर्डन। अभी देखो लेबनान ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर अभी पटाखे फूट रहे हैं, है ना। टीवी हो, फ्रिज हो, सोलर पैनल हो, मोबाइल हो, हर जगह मतलब पटाखे फूट रहे हैं। तो यहाँ से नीचे इजराइल है, इजराइल के बगल में इधर आपको दिख जाएगा जॉर्डन। हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारे देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, उनका आप यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट। जैसे जैसे अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे पेंतोगर्तान सेवनात्रा। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे नियुक्त किए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने, हालांकि अब शायद चेंज हो गए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियान नियुक्त किए गए। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर। लिथुआनिया का राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा। चाड के प्रधानमंत्री अल्लाह माये हलीना और वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन कहां किया गया? विश्व खाद्य भारत, वर्ल्ड फूड इंडिया, इसका आयोजन दोस्तों अभी इंडिया में किया गया, नई दिल्ली में। और देखिए वर्ल्ड फूड इंडिया 19 से 22 सितंबर तक आयोजित किया गया प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी थीम के साथ। तो भारत मंडपम जो कि भारत का अभी सबसे अच्छा एक कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पर भारत ने G20 भी होस्ट किया, वैसे इससे भी बड़ा बन रहा है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो एशिया का सबसे बड़ा होगा। फिलहाल भारत मंडपम में G20 भारत होस्ट कर चुका है पिछली साल ऑलरेडी। यहीं पर अभी नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया विश्व खाद्य भारत का। भागीदार देश इसमें जापान को चुना गया है और फोकस देश वियतनाम और ईरान को। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा विश्व खाद्य भारत में फोकस देश किसे चुना गया, या फिर विश्व खाद्य भारत में भागीदार देश कौन था, पार्टनर कंट्री कौन थी। अगला, हाल ही में कैबिनेट ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी? तो किसानों के लिए दोस्तों एक योजना चलती थी पीएम आशा। पीएम आशा को कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो कंटिन्यू ये रहेगी अभी। पीएम आशा का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। आशा है ये, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, आशा, ठीक है। तो पीएम आशा जो योजना है इसको कंटिन्यू किया जाएगा अभी। इस योजना का उद्देश्य होता है किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, एमएसपी टाइप में। तो अब इसमें इसके लिए कुछ पूर्व जो चलती थी पायलट प्रोजेक्ट के तहत छोटी मोटी योजनाएं चलाई गई थी, उन सबको मर्ज किया गया। जैसे मूल्य समर्थन योजना पीएसएस, मूल्य कमी भुगतान योजना पीडीपीएस, निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना पीपीपीएस का पायलट प्रोजेक्ट जो है सबको मर्ज किया गया। अच्छा एक चीज बताऊं इंटरेस्टिंग, सरकार बहुत चालू है। देखो जो 3 किसान बिल आए थे, कानून बिल आए थे, वो 3 तो किसानों ने आंदोलन वगैरह करके वापस लेवा लिया। अब सरकार जो है वो यही सेम चीज धीरे धीरे छोटी छोटी योजनाओं के जरिए
ये इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेगी आगे आने वाले दिनों में। मतलब कि पूरा पूरा वो किसान बिल तो नहीं आएगा, लेकिन उसका जो बी ऑप्शन है वो छोटा छोटा धीरे धीरे कर करके वो चीजें धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट की जाएंगी। फिलहाल सितंबर 2018 की शुरुआत में ये शुरू किया गया था और 35,000 करोड़ रुपए अभी 2025 तक 26 तक खर्च किए जाने के लिए इसमें बजट अलॉट किया गया है। प्रधानमंत्री अन्नदाता इनकम प्रोटेक्शन कैंपेन ये है। अगला, 2024 में किस क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष और महिला विश्व कप के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो देखो, पुरुष और महिला विश्व कप के लिए समान पुरस्कार राशि, इसकी घोषणा कौन कर सकता है? आईसीसी करेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्यों? क्योंकि विश्व कप है भाई। विश्व कप का आयोजन कौन कराता है? आईसीसी कराता है। तो देखो, आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं जय शाह जी। जय शाह जब बीसीसीआई के सचिव थे तो इन्हीं के टाइम पर पहली बार शुरुआत हुई भारत में पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की। सबसे पहले हालांकि न्यूजीलैंड ने शुरू किया था, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान वेतन देने की। फिर बीसीसीआई दूसरा बना था, उसके बाद फिर बीसीसीआई ने इस प्रकार से प्रमोट किया इस चीज को कि फिर सभी देशों के लगभग लगभग जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में पता नहीं दिया जाता है कि नहीं। आईसीसी ने भी फिर अनाउंस कर दिया कि हम महिला और पुरुष खिलाड़ी को समान सैलरी देंगे। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ करके आगे आ गया। सैलरी तो समान मिल रही थी, लेकिन विश्व कप की जो प्राइज मनी थी वो अभी तक समान नहीं थी। महिला का विश्व कप होता उसमें कम प्राइज मनी होती थी, पुरुषों का होता उसमें ज्यादा मिलती थी। यहाँ पर अभी पहली बार डिसीजन लिया गया है कि अब विमेन और मेन का वर्ल्ड कप जो होगा उसमें इक्वल प्राइज मनी रखी जाएगी। अनाउंस बाय आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसकी शुरुआत भी अब होगी महिला टी20 विश्व कप 2024 से, जो अगले ही महीने शुरू होने जा रहा है यूएई में। याद रहेगा। चलिए, वैसे टी20 विश्व कप ये महिला वाला है। पुरुष वाले की बात करें तो भारत इस बार जीत गया है, विजेता है। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह। अगला, अच्छा, पुरस्कार राशि अगर पूछा जाए कितना दिया जाएगा तो $2.34 मिलियन होगा। अगला, हाल ही में फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने इसमें जीते टोटल 16 मेडल। और 16 मेडल देखिए यहाँ पर इंडिया विंस 16 मेडल एंड मेडलानियन एंड एक्सीलेंस एट वर्ल्ड स्किल 2024। तो विश्व स्किल लियोन आयोजित किया गया था फ्रांस में, लियोन में। उसमें भारत ने अलग अलग कैटेगरीज में 16 पदक जीते हैं। जैसे इसमें पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी उद्योग में और होटल रिसेप्शन में, नवीनीकरण ऊर्जा में 4 कांस्य पदक आए हैं। इसके अलावा भारतीय प्रतिनिधिमंडल उत्कृष्टता के लिए 12 पदक जीते। टोटल 16 मेडल अपने आए हुए हैं। और उसमें अश्विता पुलिस का नाम याद रखना, जिन्होंने बेस्ट ऑफ नेशन अवार्ड जीता हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो भाई देखो, 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था ना, ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़े कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अब हम आयोजन नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है, बजट नहीं है, पैसा ही नहीं है हमारे पास कि हम कॉमनवेल्थ का आयोजन कर सकें। इसलिए हमारे बस का नहीं है, ये हाथ खड़े कर दिए। तो फिर कहा गया चलो ठीक है, ग्लासगो में करा लेते हैं। ग्लासगो कहाँ पड़ता है? तो आप बताओगे स्कॉटलैंड में पड़ता है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में अब आयोजित किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम 2026। याद होगा आपको 2022 वाला कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में पड़ता है। तो 2022 वाला, अच्छा, पिछला 7 आयोजन अगर उठा करके देखा जाना तो पिछले 7 कॉमनवेल्थ में से 6 कॉमनवेल्थ या तो ऑस्ट्रेलिया में हुए, या तो इंग्लैंड में हुए, या ब्रिटेन में हुए। लेकिन अभी देखो यहाँ ग्लासगो में हो रहा है। ग्लासगो स्कॉटलैंड है, और स्कॉटलैंड भी आप जानते ही हो कि ब्रिटेन का ही हिस्सा होता है ना, यूके का हिस्सा होता है। फिलहाल अब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा 2026 वाला कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ आप जानते हो, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन उन्हें कहते हैं जहां पर कभी न कभी ब्रिटेन ने कभी शासन किया था। तो उन कंट्रीज को ग्रुप बना करके कॉमनवेल्थ किया गया, उनके बीच में एक आयोजन होता है। ठीक है, 1930 से इसकी खेलों की शुरुआत हुई थी। चलिए, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अर्जुन बैच की आज लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक। यूज कीजिए कूपन कोड NJT50, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल मैंने पूछा था दिल्ली की अब तक की कुल कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? तो अब तक 3 बन चुकी हैं। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी थी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज। उसके बाद फिर बनी थी कौन? शीला दीक्षित थी। और तीसरी अभी बनी हुई है कौन? आतिशी मार्लेना। भारत ने हॉकी में अब तक कितनी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो 5 बार जीती है। आज आपसे क्या क्वेश्चन है? आज आपको बताना है सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं को 5 वर्ष की अवधि में कुल कितने रुपए दिए जाएंगे? शुरुआत ही मैंने आपको यही क्वेश्चन बता करके की थी। मंत्रिमंडल से उच्च स्तरीय समिति की एक देश एक चुनाव की सिफारिश को मंजूरी दी गई है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे?
और इस समिति में कितने सदस्य थे, कब रिपोर्ट सौंपी गई, सब पर मैंने आपको बताया हुआ है और इस वीडियो में भी बताया है। और इसके अलावा आपका तो उसमें जो एक स्पेशल वीडियो बना करके बताया था उसमें तो मैंने बताया ही था। तो आप इसको डिटेल से आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।